नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज क्लास 7 के चैप्टर 1 भूगोल पृथ्वी की गति। सबसे पहले जान लेते हैं फर्स्ट समेटिव टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे। तो चैप्टर 1, 2, 3 और 9 यानी प्राकृतिक भूगोल का 3 चैप्टर और क्षेत्रीय भूगोल का 1 चैप्टर। प्राकृतिक भूगोल में पृथ्वी की गति, धरातल पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण और वायुदाब। उसके बाद चैप्टर 9 जो है वो है एशिया महादेश। तो ये चैप्टर आएंगे फर्स्ट समेटिव टेस्ट में। क्लास को मैं इस स्क्रीन के माध्यम से बच्चों तक पहुंचा रही हूं और इसमें मेरी मदद करें, मुझे उन बच्चों तक पहुंचाएं। कैसे? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके। तो आगे बढ़ते हैं। क्लास हमारा चैप्टर 1 पृथ्वी की गति। तो पृथ्वी की गति यानी मोशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी जो है ब्रह्मांड में स्थिर नहीं है। ऐसे तो ब्रह्मांड में, आसमान में कोई भी सूर्य, चांद, तारे, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र सब कुछ घूम रहे हैं, उसी तरह पृथ्वी भी घूम रही है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है जानते हैं। तो पृथ्वी की दिशा जो है घूमने की वो है पश्चिम से पूर्व। कैसे समझे पश्चिम से पूर्व? तो किसी स्थान को हम लोग क्या करते हैं, दिशा ज्ञात करने के लिए मान ले कोई भी कागज या फिर कोई भी स्थान 2 भागों में बांट लेते हैं। ऊपरी वाला हिस्सा उत्तर यानी नॉर्थ और निचला वाला हिस्सा साउथ, और इस तरह से बांट लेंगे। तो ये वाला हिस्सा जो है ईस्ट यानी पूरब और इधर वाला हिस्सा यानी पश्चिम। तो उसी तरह हमारी पृथ्वी को जब हम बांट लेंगे तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, पूरब, और ये पश्चिम। तो देखो ये पश्चिम से पूरब पृथ्वी घूम रही है। यानी अगर मानो मैं पृथ्वी हूं तो मेरा ये पश्चिम और ये पूरब, तो ये ऐसे हम घूमेंगे। ये जो पश्चिम है बस इस तरीके से हम घूम लिए। तो इस तरह से पृथ्वी जो है अपनी स्थान पर एक दूरी मानकर कल्पित अक्ष यानी जिस अक्ष पे पृथ्वी घूम रही है उसको कहते हैं अक्ष या एक्सिस। ये काल्पनिक है, ये है नहीं। उसके बाद अपनी जगह एक बार घूमती है और इसको घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटा। तो 24 घंटे में हम सब जानते हैं कि दिन और रात हो जाता है। दिन भी होता है, सूरज भी दिखाई देता है, रात होती है, अंधेरा होता है, चंद्रमा दिखाई देता है। तो इस तरीके से 24 घंटे में पृथ्वी अपनी ही जगह पर जो घूम गई उसको क्या कहें, एक दिन में यानी 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात में। तो एक दिन में पूरा घूम गई तो दिन हुआ, रात हुई तो एक दिन। तो उसको क्या कहते हैं, दैनिक गति। तो पहली गति कौन सी हुई, दैनिक गति। दैनिक गति को होने में कितना समय लगा, दैनिक गति 24 घंटे समय लगा दैनिक गति में। तो एक जगह अपनी ही चारों चक्कर को लगाई, अपनी ही चारों यानी घूम गई, तो उसको कहेंगे। और उसको होने में 24 घंटा लगा, एक दिन लगा, इसलिए उसे दैनिक गति, इंग्लिश में रोटेशन। ठीक। उसके बाद पृथ्वी जो है ये कल्पित एक्सिस के साथ जो है झुकी हुई है, इसकी स्थिति झुकी हुई है और इस झुके होने के कारण से भी बहुत सारी चीजें, घटनाएं धरातल पर घटती हैं। तो कितनी झुकी हुई है, तो झुकी हुई है, हम याद रखेंगे, झुकी हुई है 23.5 डिग्री। कितनी? 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी। और कोण कितना बनाती है, ये यहां से अगर सीधा पॉइंट से रखें तो कोण बनाती है, अपने अक्ष से कोण बनाती है। कोण उसका कितना बनता है, कोण 86.5 डिग्री का कोण बनाकर है।
तो ये दो प्रश्न आते हैं, कितने डिग्री झुकी हुई है और अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है। तो संग संग प्रश्न भी लिखते चलेंगे, उत्तर भी लिखते चलेंगे। तो अक्ष यानी वह कल्पित धुरी जिसके चारों ओर पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, उसको अक्ष या एक्सिस कहते हैं। कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कोण कितने डिग्री का बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक। उसके बाद दैनिक गति, तो पृथ्वी की कितनी, अभी तक एक गति के बारे में हम लोग जाने, तो दैनिक गति किसे कहते हैं? पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ 24 घंटे में एक बार घूम जाती है सूर्य के सामने, उसको कहते हैं दैनिक गति, जिससे दिन रात होना संभव हो पाता है। उसके बाद पृथ्वी केवल अपनी ही धुरी पर नहीं घूम रही है, उसके साथ साथ वो सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। ठीक है, तो सूर्य के चारों तरफ कैसे घूमती है जानते हैं। अब जो है पृथ्वी अपनी जगह तो घूमती है, लेकिन साथ ही वो घूमते घूमते इस तरह से एक अंडाकार मार्ग से होती हुई सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, यानी एक साथ दो मोशन यानी गति होती है। तो एक गति तो 24 घंटे में अपनी जगह घूम गई, उसको दैनिक गति कहे। उसके बाद उसी तरह घूमते घूमते ये सूर्य के चारों तरफ ये जो रेखा देख रहे हैं ना, ये है एक मार्ग यानी रास्ता। जैसे हम लोग रास्ते से होकर कहीं जाते हैं आते हैं, जल मार्ग, स्थल मार्ग, वायु मार्ग होता है, अपना एक रास्ता होता है हर किसी को तय करने का और अपने उस स्थान पर पहुंचने का जहाँ पे हम लोग जाना चाहते हैं। तो उसी तरह इस अंडाकार मार्ग को कहा जाता है ऑर्बिट। ऑर्बिट यानी ग्रह पथ हुआ। तो ग्रह पथ किसे कहते हैं? वह अंडाकार मार्ग जिससे होकर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसे ग्रह पथ कहते हैं। अब इस पथ से होते हुए पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? तो टाइम लगता है इसको, तो टाइम लगता है 1 वर्ष, इसलिए इसका नाम वार्षिक गति। 1 वर्ष लगता है, तो 1 वर्ष में कितनी वार्षिक गति? टाइम कितना लगता है? 1 वर्ष में कितना समय होता है? 365 दिन। उतना ही नहीं, और भी ज्यादा टाइम लगता है। 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, इतना समय लगता है सूर्य के चारों तरफ एक बार चक्कर लगाने में। इसी को कहते हैं वार्षिक गति या क्या, रेवोल्यूशन। इंग्लिश में रेवोल्यूशन कहते हैं वार्षिक गति। एक और नाम है, चूंकि सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी, तो इसको कहते हैं परिक्रमण गति। जैसे हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं या किसी अग्नि की परिक्रमा करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसी तरह ये भी परिक्रमण गति या वार्षिक गति। यहाँ तक समझ में आया? अब जानते हैं कि ये जो पृथ्वी अंडाकार मार्ग से घूमते हुए चारों तरफ सूर्य का चक्कर लगाती है, तो एक जैसा ही रास्ते का डिस्टेंस नहीं होता है, यानी दूरी नहीं होती है। दूरी कम भी होती है और बढ़ भी जाती है, यानी कभी सूर्य से दूर तो सूर्य से नजदीक होती है। अब इस स्थिति में देखो, ये जो स्थिति है नजदीक वाली स्थिति, तो 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। इसलिए चूंकि कम दूरी, इस स्थिति
कहते हैं? अनुसूर्य। क्या कहते हैं? अनुसूर्य। और ये जो स्थिति होती है 3 जनवरी को ये स्थिति आती है हर साल 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14 करोड़ 70 लाख होती है और सबसे नजदीक होती है पृथ्वी। इस स्थिति को कहते हैं अनुसूर्य। याद रखना, अनुसूर्य। उसके बाद पृथ्वी जब घूमते घूमते सूर्य से दूर आती है, दूर चली आती है, तो दूर आने में कितना टाइम लगता है? 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी होती है पृथ्वी की जब, तो इस स्थिति को कहते हैं अपसौर। अपसौर हर साल 4 जुलाई को होता है। तो प्रश्न आता है हमेशा कि अपसौर किसे कहते हैं और अनुसूर्य किसे कहते हैं। तो ये याद रहेगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते करते जब सूर्य से सबसे नजदीक होती है, यानी 14 करोड़ 70 लाख की दूरी पर होती है, उसे अनुसूर्य कहते हैं। यह स्थिति हर साल 3 जनवरी को होती है। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, या चित्र वाला भी प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न। ठीक है। उसी तरह अपसौर, तो उसी तरह लिखेंगे। सूर्य वार्षिक गति के दौरान या पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाती है तो एक ऐसी स्थिति में आती है जब उसकी दूरी सूर्य से 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की होती है। उस स्थिति को अपसौर कहते हैं और यह स्थिति हर साल 4 जुलाई को होती है। चित्र वाला प्रश्न आता है कि चित्र की सहायता से बताइए अपसौर और अनुस्वर। तो अपसौर और अनुसूर्य चित्र की सहायता से बताना है, तो ऐसे चित्र बनाएंगे, पूरा लिखेंगे, समझाएंगे। ठीक। तो अब पता चल गया पृथ्वी की कितनी गति, ये भी प्रश्न आता है, पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं? तो 2। दैनिक गति, वार्षिक गति, दोनों में कितना टाइम लगता है, दोनों की परिभाषा लिखेंगे। दोनों में अंतर अगर आता है, पृथ्वी की गतियों में अंतर, यानी वार्षिक गति और दैनिक गति में अंतर लिखो, तो अंतर भी लिखेंगे 3-3। कैसे अंतर लिखेंगे? वार्षिक गति, दैनिक गति लिखेंगे। जैसे दैनिक गति में 24 घंटा समय लगता है, वार्षिक गति में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। दैनिक गति में पृथ्वी अपनी ही धुरी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। वार्षिक गति में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक। दैनिक गति से क्या होता है? दिन रात होता है, और वार्षिक गति से ऋतु परिवर्तन धरातल पर दिखाई देता है। तो मिनिमम 3 या 4 अंतर लिखेंगे। पॉज कर करके रुक के थोड़ा आंसर भी लिखते चलो। उसके बाद अब चूंकि वर्ष हम लोग जान लिए कि 365 दिन में वर्ष, यही हम लोग मानते हैं, लेकिन ये वाला समय कहाँ जाएगा? ये फेंका नहीं जाएगा, इसे भी रखेंगे और रखते हैं। ये वाला समय, ये लगभग 6 घंटे बराबर, तो लगभग 6 घंटा यूं ही नहीं वेस्ट जाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है कि 6 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 24। लगभग 6 घंटा है तो 24 घंटा, तो 24 घंटा यानी 1 दिन। तो 1 दिन का समय वो 4 साल बाद 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। तो एक्स्ट्रा टाइम को क्या किया जाता है? एक्स्ट्रा यानी अधिक। तो अधिक के लिए हम उस एक दिन का क्या करते हैं? उस एक दिन को हर साल हम फरवरी में जोड़ते हैं। फरवरी वाला महीना सबसे छोटा दिन होता है। जैसे 12 महीने में एक साल, तो 12वां महीना जो होता है वो 30 और 31 दिन में बटा रहता है, और सबसे छोटा जो होता है वो क्या होता है? फरवरी का महीना 28 दिन। जैसे हम फैमिली में सबसे छोटा जो सदस्य होता है उससे ज़्यादा खाना मिलता है, दे दिया जाता है, या जो भी
आता है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो उसी तरह हम क्या करते हैं, फरवरी को उस एक्स्ट्रा दिन को दे देते हैं, यानी फरवरी के महीने में वो एक्स्ट्रा एक दिन जोड़ दिया जाता है। तो वो फरवरी का महीना क्या बन जाता है, 29 दिन का, 29 डेज। तो 29 डेज जब होता है जिस साल, यानी हर 4 साल बाद फरवरी बन जाता है 29 दिन का, यानी 29 डेज का। तो उस साल क्या होगा, एक्स्ट्रा हो गया 365 दिन, तो प्लस 29 वाला डेज है तो एक दिन एक्स्ट्रा, तो +1, तो कितना दिन हो गया, 366 दिन का वो एक साल हो गया। तो वो हो गया अधिक, एक दिन अधिक के कारण अधिवर्ष, लीप ईयर। तो लीप ईयर पता चला, तो लीप ईयर भी क्वेश्चन आता है, लीप ईयर या अधिवर्ष किसे कहते हैं, यानी हर साल हर चौथे वर्ष फरवरी के महीने में 29 दिन होता है, जो कि 5 घंटे वार्षिक गति का 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड, यानी लगभग 6 घंटा वो 4 साल में एक दिन बन जाता है, जिसे चौथे वर्ष एक दिन फरवरी में जोड़ दिया जाता है और वो साल जो है 366 दिन का हो जाता है। उसको कहते हैं अधिवर्ष या लीप ईयर। ठीक, अब कोई लीप ईयर है कैसे समझे, तो याद रखेंगे कोई लीप ईयर है तो हमेशा उसको 4 से भाग देंगे। जैसे 2026 अभी चल रहा है, तो 2026 को 4 से भाग देंगे तो ये 2026 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसको क्या करेंगे, यानी ये लीप ईयर नहीं है। तो क्या हो गया, ये शेष फल अगर बचता है, शेष फल आता है किसी भी वर्ष को 4 से भाग देने पर, तो वो वर्ष लीप ईयर नहीं है। इसी तरह शताब्दी वर्ष को 400 वर्ष से भाग देंगे। ठीक, इस तरह से हमें लीप ईयर या अधिवर्ष पता चल जाएगा, इसको याद रखेंगे। उसी तरह चंद्रमा जो है भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है लगभग 27 दिन में। तो चंद्रमास सूर्यमास किताब में है, थोड़ा पढ़ना, और किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो याद नहीं रहेगा। केवल देखने से नहीं, ये क्लास ले रहे हैं, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं वैसे ही समझाना है ये, और इसको क्वेश्चन आंसर लिखोगे। क्वेश्चन आंसर लिखने के साथ साथ उसको मेमोराइज करना है, यानी याद करना है, पढ़ पढ़ के रोज पढ़ना है। परीक्षा होगा और क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन हम बता रहे हैं अभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे। हम जानते हैं कि पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसका पोजीशन अलग अलग समय पर अलग अलग होता है, जिस कारण क्या होता है, वार्षिक गति के दौरान धरातल पर विभिन्न प्रकार के ऋतुएं आती हैं। कैसे होता है, कैसे परिवर्तन होता है, चूंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई घूम रही है, तो उसकी स्थिति सूर्य के सामने, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी ठंड होता है तो कभी गर्मी, कभी न ठंडा न गर्म, कभी ज़्यादा गर्म, कभी बरसात इत्यादि। तो कैसे होता है, तो ये यहाँ पे हम जानेंगे 4 पोजीशन ऐसे हैं जिससे कि टर्निंग पॉइंट है, यानी इन ऋतुओं का टर्निंग पॉइंट कैसे होता है। देखो, जैसे पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाओं की कल्पना की गई है, जैसे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। तो बिल्कुल बीचों बीच जो रेखा है उसको 0 डिग्री कहते हैं। वो क्या, भूमध्य रेखा, यानी भू को, यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा जो है अलग अलग
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड कर देती है, बांट देती है। तो इसका पोजीशन, और उत्तरी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा। अब जो है अलग अलग समय पर सूर्य की स्थिति बदलती है, जिस कारण यहाँ पे इन इलाकों में सूर्य की स्थिति के अनुसार ठंडा, गर्म, बरसात इत्यादि शुरू हो जाता है। तो यहाँ सितंबर से देखते हैं, सितंबर यानी जब बरसात खत्म होती है धीरे धीरे, तो सितंबर के महीने में 23 सितंबर और 21 मार्च दो एक ऐसी स्थिति है जबकि धरातल पर 12 महीने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है, यानी एकदम बराबर बराबर दिन और रात होता है। इस स्थिति को कहते हैं इक्विनॉक्स यानी विषु या विषु। तो इक्विनॉक्स, इस स्थिति को कहते हैं इक्विनॉक्स। 23 सितंबर और 21 मार्च को ये स्थिति होती है, यानी दोनों गोलार्धों में 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है। अब सितंबर से धीरे धीरे, सितंबर में 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधे भूमध्य रेखा पर सीधे पड़ती हैं, इसलिए दोनों तरफ एकदम बराबर बराबर रहता है समय का, दिन और रात होने का समय का। और उसी तरह भूमध्य रेखा पर सीधा सूर्य चमकता है 21 मार्च को। तो इसकी स्थिति 23 सितंबर की स्थिति के अनुसार और 21 मार्च की स्थिति, इसको शरद विषु कहते हैं और ये वसंत विषु यानी स्प्रिंग सॉल्स्टिक है। तो ये दोनों बराबर दिन रात होता है। 21 क्वेश्चन आता है कि वर्ष में किन दो तिथियों को दिन रात बराबर होता है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को याद रखेंगे। अब जो है पृथ्वी जब घूमते घूमते सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते चल रही है, अब इसकी स्थिति दक्षिण की तरफ होती जाती है, यानी नीचे की तरफ सूर्य की रोशनी ज्यादा आने लगती है। जब धीरे धीरे पहुंचती है दिसंबर में, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक पहुंचती है जब, तो सूर्य की किरणें सीधे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे सीधे पड़ती है। उस समय क्या होता है, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी क्या होता है, ठंडक मौसम रहता है, ठंडक का मौसम रहता है, शीत ऋतु। क्यों? क्योंकि हम लोग रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में, यानी 23.5 डिग्री कर्क रेखा में रहते हैं, मकर रेखा में नहीं रहते हैं। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, यहाँ गर्मी और हमारे यहाँ ठंडी। इसको कहते हैं मकर संक्रांति। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ये स्थिति होती है 22 दिसंबर। इसको कहते हैं विंटर सॉल्स्टिक, याद रहेगा। अब आगे बढ़ती है जब पृथ्वी धीरे धीरे दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, तो फिर वही स्थिति आती है और 0 डिग्री पर सीधी चमकती है, दिन रात बराबर होता है दोनों गोलार्ध में। उसके बाद मार्च से अप्रैल, मई, जून की तरफ जब आती है तो 21 जून को क्या होता है, कर्क संक्रांति, यानी इसका मुंह जो है सूर्य की तरफ उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की तरफ आ गया है यहाँ से। तो देखो यहाँ पे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं कर्क संक्रांति। उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री को कर्क हमारे भारत से बिल्कुल बीचों बीच गुजरता है, इसलिए कर्क रेखा। हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, इसलिए हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा उस समय गर्म सीधी सूर्य की किरणें पड़ती है। जबकि इस समय क्या होता है, हम सूर्य से काफ़ी दूर होते हैं, अपसौर की स्थिति होती है, 15 करोड़ 20 लाख की दूरी पर होते हैं, फिर भी हमारे यहाँ गर्मी होती है, दूर है तो ठंडक नहीं। कारण इस स्थिति में सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, इसलिए इसको कर्क संक्रांति 21 जून को याद रहेगा। तो ये मुख्य रूप से 4 स्थितियां थी, इनको याद रखना। ऋतु परिवर्तन तिथियों को याद रखेंगे और ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, कब होता है, किस तारीख को किस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इनको भी याद रखना है। ठीक है। इसके बाद केवल इतना ही नहीं, ध्रुवों की तरफ, यानी ध्रुवों की तरफ पृथ्वी का जो है स्थिति ऐसी होती है कि यहाँ इस ध्रुव में देख रहे हैं हम लोग,
कि सूर्य की किरणें यानी दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें आ रही है, जबकि इधर नहीं। वैसे ही अवस्था है देखो। तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात ध्रुवों पर होता है, वहां पे सूर्य 6 महीने तक दिखाई नहीं देता है, बर्फ रहता है। तो ऐसा ही एक देश है नॉर्वे, जिसको क्या कहते हैं, मध्य रात्रि सूर्य का देश। वहां तो 6 महीने दिन, 6 महीने रात। तो रात अगर है, सूर्य की रोशनी हल्की सी दिखाई देती है, लेकिन ताप नहीं होता है, उजाला नहीं होता है बीच बीच में, तो कुछ रंगीन प्रकाश दिखाई देता है, जिसको कहते हैं ऑरोरा। विभिन्न गैसों के साथ रिएक्शन करके और धूल कणों के साथ परावर्तित होके वहां पे ऑरोरा दिखाई देता है। तो ऑरोरा किसे कहते हैं वो भी याद रखेंगे, और नॉर्वे को याद रखेंगे। मध्य रात्रि सूर्य का देश किसे कहते हैं उसे याद रखेंगे, कौन सा है कमेंट करके बताओ। और इसी तरह चैप्टर को थोड़ा पढ़ेंगे, याद करेंगे, और क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे, उसका लिखेंगे। आज इतना ही। और कहाँ क्या दुविधा हो रही है, कहाँ डाउट है, कमेंट करना, कोशिश करेंगे बताने की, समझाने की। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।